नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, हम यूपीएससी IAS पीटी में पूछे गए क्वेश्चंस 2021 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके तहत जो आज क्वेश्चन है वह है मध्यकालीन भारत, मिडेवल इंडिया के संदर्भ में, इसके कंटेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इंग्लिश में पढ़ते हैं विथ रेफरेंस टू मिडेवल इंडिया। मिडेवल इंडिया ये क्लियर नहीं किया है। मिडेवल इंडिया में 2 पार्ट्स हैं, एक सल्तनत पीरियड आता है, एक मुगल पीरियड आता है। प्रोमिनेंटली ये 2 पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिडिवल पीरियड की जब आप बात करते हो तो। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि आप किस पीरियड की बात कर रहे हैं, सिंपल बोल दिया है कि मिडिवल इंडिया की बात कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? Which one of the following is the correct sequence in ascending order? Ascending क्या होता है पता है? Ascending इसको बोलते हैं ascending, जब आप बढ़ रहे हो ना इसको बोलते हैं ascending, और इसी का जब उल्टा हो जाएगा नीचे जाएगा उसको बोलते हैं descending। क्लियर? ascending order in terms of size। साइज क्या होता है पता है? ये एक छोटा साइज हो गया, इससे बड़ा साइज हो गया, इससे भी बड़ा साइज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में है, किस टर्म्स में? तो साइज के टर्म्स में। असेंडिंग है लेकिन किस टर्म्स में? तो साइज के टर्म्स में। यहां तक क्लियर हो गया। यही बात इस क्वेश्चन का जो मेन ये स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि मिडिवल इंडिया की बात करता है। देयर इज नो क्लियरिटी अबाउट दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द सल्तनत पीरियड और द मुगल पीरियड, बट जो पीरियड पूरा है वो मिडिवल इंडिया है। कहता है कि सीक्वेंस में बताना है, और वो भी सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? असेंडिंग होना चाहिए। याद रखिएगा, आप जानते हुए भी अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग को ध्यान नहीं दिए और एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में असेंडिंग को डिसेंडिंग समझ लिए, ये मत समझिएगा कि ऐसा नहीं होता है। होता है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में ऐसा कई बार होता है, सब कुछ जानने के बावजूद। इसीलिए तो बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना भी अपने आप में एक आर्ट है, वो भी एक तैयारी है। इसमें बोलता हूं बहुत टेस्टरी लगाओ एग्जाम से पहले। असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज का कंटेक्स्ट यहां तक क्लियर हो गया। ए ऑप्शन में बोलता है परगना, सरकार एंड सूबा, मतलब सबसे छोटा परगना है, उससे बड़ा सरकार है और उससे भी बड़ा सूबा है। यही बात बी ऑप्शन में बोलता है सरकार, मतलब सबसे छोटा सरकार, फिर उससे बड़ा परगना और सबसे बड़ा सूबा। सी क्या कहता है कि सबसे छोटा सूबा है और उससे बड़ा सरकार है और उससे भी बड़ा परगना है। डी क्या कहता है? सबसे छोटा परगना है, उससे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा सरकार है। ये बात इसमें कहा गया। तो ये पिक्चर हो गया, ये पिक्चर से क्लियर हुआ, इसकी बात कर रहा था, इससे भी बड़ा ये हो गया और सबसे बड़ा ये हो गया। तो ये सारे क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्लियर हो गया। यहां पे एक नाम दिया हुआ है इस बॉक्स में, बिहार, पूर्णिया और बरमनखी। अगर आप जानते हैं इन तीनों के बारे में तो कहता है इसको अरेंज कीजिए। हाँ, कि बरमनखी बड़ा है कि पूर्णिया बड़ा है साइज में, या बिहार बड़ा है? बिहार से बड़ा पूर्णिया है क्या? पूर्णिया से छोटा बरमनखी है या पूर्णिया से भी बड़ा बरमनखी है साइज में? अगर ये सब जानते हैं तो लगभग इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, ये बिहार, पूर्णिया और बरमनखी, है ना? बहुत लगाव है इस तीनों से मेरा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ शेरशाह, शेरशाह के मेथड को यूज करते हुए अकबर ने ऑर्गेनाइज किया अपने एम्पायर को, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटा। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है यह मुगल पीरियड के बारे में संबंधित है, और डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। उसके बाद कहता है इंटायर एम्पायर को अकबर ने डिवाइड कर दिया सूबा में, और सूबा का जो हेड था उसको सूबेदार या सूबेदार कहलाता था, और इस पूरे सूबा को फिर डिवाइड किया। इंटायर सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार। इस पिक्चर में दिख रहा है पूरे इंटायर जो उसके पास एम्पायर था उसको सूबा में डिवाइड किया, मतलब कई सूबा बना दिया। एक सूबा में कई सारे सरकार हो गए। यही बात कह रहा है कि इंटायर सूबा, मतलब एक जो पूरा सूबा है ना,
एक पूरे सूबा को कई भागों में डिवाइड किया और हर यूनिट ऑफ डिवीजन जो है सूबा के नीचे में उसको सरकार नाम दिया गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट भी कहा गया। इच बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मिलिट्री ऑफिसर कॉल्ड चीफ सिकदर, है ना। चीफ जो सिकदर है वो इनके हेड हुए, वास्तव में वो मिलिट्री ऑफिसर ही थे, है ना। अब कहता है इच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड परगनास। अब ये सरकार तो हो गया, इससे भी छोटा जो यूनिट था वो परगना था। अगर इसका ओरिजिनल बनाया जाए तो ये आपका सूबा हो गया और उससे छोटा जो है आपका सरकार होगा और इससे भी छोटा आपका परगना हो जाएगा, है ना। ये परगना हो जाएगा, यही बात यहां कह रहा है। क्लियर। तो कहता है देयर वाज सिकदार, यहां पे कौन था? चीफ सिकदार था। कहां पे? सरकार के हेड चीफ सिकदार थे, लेकिन परगना का जो हेड है वो सिकदार कहलाता है, जो कि मिलिट्री ऑफिसर है। और साथ ही साथ वहां पे कौन कौन थे? अमीन और मुंसिफ या सिविल जज थे। फौजदार थे, जिसको ट्रेजर बोलते हैं, जो सारे खजाना को इकट्ठा करके रखने का जिसकी जिम्मेदारी है उसको ट्रेजरर बोलते हैं। एंड द 2 कारकुन्स होते थे, जो कि क्लर्क या राइटर होते थे। सारा जो रिटन फॉर्म में लिखते थे ना, सारा ब्यौरा को, उसको कारकुन्स कहा जाते थे। कहां पे थे? तो ये परगना में थे। मतलब यहाँ पे मैंने इस परगना के लेवल पे जो ऑफिसर्स थे वो भी डिस्कस कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा यूनिट इन द टर्म्स ऑफ साइज was Pargana and bigger than Pargana was Sarkar and among all three the Suba was the largest one। ये क्लियर हो गया। तो परगना उससे बड़ा सरकार, सरकार से बड़ा सूबा, यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको बताया है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। इसको समझिएगा। अकबर की सबसे बड़ी खासियत और औरंगजेब की सबसे बड़ी कमी इन दोनों टर्मोलॉजी में आप समझा जा सकता है। अकबर का क्या था कि जितना एक्सपेंशन कर रहा था ना, उस एक्सपेंडेड एरिया को वो और ज्यादा कंसोलिडेट भी करना चाह रहे थे, कि जितना विस्तार हुआ है, विस्तार होने के बाद उस पे और अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसको बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन जो औरंगजेब थे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन 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 पे ध्यान दिया, कंसोलिडेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो ये एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन दोनों होना चाहिए। एक्सपेंशन तो अकबर के समय में जितना हुआ था वो हुआ ही, उसको कंसोलिडेट करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी था और अकबर ने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये तो इस क्वेश्चन के टर्मोलॉजी में संदर्भ में मैंने बताया, पर आपका जो प्रिपरेशन है उसके कंटेक्स्ट में कुछ बात मैं बताना चाहता हूं। जब आप अपने सोर्स को पढ़ते हो, कई सोर्स को पढ़ते हो, सिलेबस को पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, तो वास्तव में ये आप एक्सपेंशन करते हो। जब उसका आप बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तब उसको आप कंसोलिडेट करते हो। अगर आपके प्रिपरेशन में रिवीजन नहीं है तो वही होगा जो औरंगजेब का हुआ था। एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन अपने इंपायर को संभाल नहीं पाया और बाद में फेल्योर हो गया, खत्म हो गया, मुगल इंपायर ही खत्म हो गया। अगर आप बहुत पढ़ते हो नए नए चीजों को और उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो आप फिर इस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इससे कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। आप इस मुकाबले में मत रहिए, इसमें भ्रम में मत रहिए कि इतना पढ़ते हैं तो आप रिजल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप रिवीजन करो। मेरा मानना है, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आज दिन भर जितना पढ़े हो, शाम में पढ़ाई खत्म करने से पहले उसको 2 to 3 टाइम्स आप उसका रिवाइज करो। जैसे मैं गांव का लड़का हूं, बचपन गांव में बीता है, तो अपने खेत में देखता था जो घास काटा जाता था, घास काटते यहां रख दिया, काट करके यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, बाद में इन सारे घास को डोरी पे बांधा जाता था। इन सारे को इस डोरी पे बांध करके, लपेट करके, पूरा टाइट करके बांध करके फिर उसको घर लाया जाता था। तो क्या हुआ? ये एक्सपेंशन हुआ, जहां जहां घास मिला काटते गया, वहां रखते गया, और इन सारे घास को इकट्ठा करके डोरी से बांध करके जब उसको टाइट करके बांधा गया तो इसको कंसोलिडेट किया गया। उसी के बाद उस घास को लाया जा सका घर पे, फिर उसको काटा गया और जानवर को चारा के रूप में खिलाया गया। तो किसान के फैमिली से जो लोग भी आप बिलोंग करते हैं, इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि घास को बांध करके लाना, इसका मतलब कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेशन नहीं होता तो वो सारे घास को इकट्ठा करके नहीं लाया जा सकता था। ठीक इसी तरह से जब आप इतना पढ़ते हो तो इसका मतलब बहुत एक्सपेंशन हो रहा है आपका। जब तक उसका रिवीजन नहीं होगा तब तक वो कंसोलिडेट नहीं होगा। और आज अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया है, पढ़ाई को खत्म करने से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, कल जब फिर आप नई चीज को पढ़ेंगे तो उससे पहले इसी मटेरियल को एक बार
स्टार्टिंग में जरूर रिवीजन करें। इसका मतलब 2 दिन में इस मटेरियल का 3 से 4 बार रिवीजन हो गया। आज अगर 3 बार किए हैं तो एक रिवीजन कल भी होगा स्टार्टिंग में, आज काम के लास्ट में और कल नए काम के स्टार्टिंग से पहले। तो ये 4 रिवीजन हो गए, 3 आज, 1 कल, 4 रिवीजन में ये 100% कंसोलिडेट हो जाएगा और बाद में बीच बीच में इसको रिवीजन करते रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है। द वे टू IAS है हमारे चैनल का नाम। हम आपको वे बताएंगे। आपके पास तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी है, कैपेबिलिटी भरमार है, बस हमारा काम है आपको वे बताना। फ्रेंड्स, एक बुक है जिसका नाम है मिडिवल इंडिया और राइटर कौन है पता है? सतीश चंद्रा। हाँ, उसका पेज नंबर ये तो 143 है, 142 है ना। इस 142 पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहां से ये सारे चीज को मैंने कलेक्ट किया है। तो उसमें कहा गया है, वी हैव सीन अंडर द दिल्ली सल्तनत देयर वाज नो क्लियर डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू द प्रोविंसेस विथ डिफिनिट बाउंड्रीज। इसका मतलब यह लाइन क्लियर कहता है कि ये जो अरेंज किया गया है सूबा, सरकार और परगना में, ये मिडिवल पीरियड में सल्तनत पीरियड का काम नहीं है, यह मुगल पीरियड का काम है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर कर देता है। कहता है द होल्डर्स ऑफ इक्ता हु वर कॉल्ड मुक्तिस हैड एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री पावर एंड वर एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ लैंड, है ना। ये बात कह रहा है रिवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये बात कह रहा है कि इक्ता में जो पूरे साम्राज्य को बांटा गया था, जिसके हेड मुक्ति थे, यहां तक तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सल्तनत पीरियड में था, बहुत ही अरेंज नहीं था इस तरह से सूबा, सरकार और परगना में। तो ये बात सल्तनत पीरियड का नहीं, मुगल पीरियड का है। यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद कहता है अकबर इनहेरिटेड दिस सिस्टम एंड कंटिन्यूड इट टिल 1580। सल्तनत पीरियड से जो कुछ भी आ रहा था उसको अकबर ने 1580 तक चलने दिया, पर 1580 में उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को, एम्पायर व्हिच बाय देन हैड एक्सटेंडेड टू इंक्लूड, गुजरात इंक्लूड हो गया था, बिहार इंक्लूड हो गया था, बंगाल हो गया था, उनको लगभग 12 सूबे में, 12 सूबा में, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। बाद में और इसमें एड ऑन हुआ है ना। तो लगभग 15 3 18 ऐसे हो गया था बाद में, अभी लेकिन शुरुआत में 12 थे। तो ये कहता है इतना जब हो गया था, एम्पायर जब एक्सटेंड कर गया था, तो उसका एक्सपेंशन हो गया था, तो उसका कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने अपने एम्पायर को 12 सूबा या प्रोविंसेस में बांट दिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे इसी में कहता है आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उस आईने अकबरी में कहा गया है इस सूबा का जो था ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किया है, बहुत बारीकी से आईने अकबरी में लिखा गया है। along with brief account of climate, general conditions, products and history, ये सारे उस सूबा की इन सारे चीजों को इस आईने अकबरी में मेंशन किया गया है। आगे का लाइन बहुत काम का है, द प्रोविंसेस आर डिवाइडेड इनटू सरकार्स एंड परगनास। काम का चीज मिल गया हमको, तो मतलब सूबा में डिवाइड किया था 1580 में, 12 सूबा में डिवाइड किया था, फिर एक सूबा को कई सरकार में डिवाइड कर दिया था, और फिर एक सरकार को कई परगना में डिवाइड कर दिया था। ये बिपिन चंद्रा जी बोल रहे हैं। ठीक, सोर्स में भी आपको संतुष्टि मिल गई, हवाबाजी नहीं है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से आपको मैंने इस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैं बताना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर ए है। सबसे छोटा साइज में परगना होगा, ये आपका परगना है। उससे बड़ा जो है आपका सरकार होगा, तो ये सरकार हो गया, और उससे भी बड़ा सूबा होगा, तो ये बहुत बड़ा सूबा हो गया। कहने का मतलब हो गया बिहार सबसे बड़ा, उसका एक सरकार मतलब पूर्णिया जो है वह सरकार हो गया, तो उससे छोटा, और बनमनखी जो कि परगना है उससे भी छोटा, मतलब पूर्णिया से भी छोटा, तो ये उससे भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिहार बहुत बड़ा है, पूर्णिया इससे छोटा है, और बनमनखी इससे भी छोटा है। यही बात इस कहानी में कहा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जिस तरह से मैंने बताने की कोशिश किया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए आज आपसे मेरा एक फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें,
और जो बहुत ही रिलेवेंट व्यक्ति हो, जिनको लगता है कि पैसे की बहुत कमी है पर उसमें बहुत टैलेंट है, भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।